हेलो साथियों, फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आपके बीच में हमारे पेपर की नंबर 6 की केमिस्ट्री का सॉल्यूशन सुभाष सर लेके आए हैं। एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये अपना लास्ट पार्ट है। इन दोनों पार्टों में अपने टोटल 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा करवाया गया सॉल्यूशन पसंद आ रहा है। यदि आपको पसंद आ रहा है तो यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने साथियों को। जितने भी अपने ग्रुप है उनमें भी आप शेयर करो। साथ में हमारे द्वारा एक ऐसी सीरीज जो कि राजस्थान में पहले किसी के द्वारा लॉन्च नहीं की गई है, वो फ्रिक्शन कैरियर के द्वारा लॉन्च कर रहे हैं। वो है हमारी एनसीईआरटी सीरीज, एनसीईआरटी सीरीज लाइन टू लाइन, जिसमें हम आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। साथ में एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को भी आपको यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी को ये पसंद आएगा। यदि पसंद आएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। 1000 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब होने के बाद में हम आपके बीच में और भी अच्छी चीज लेके आएंगे जो कि आरपीएससी एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो साथियों बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 71 की। 71, बेंजीन का जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त होता है। तो एक बात आप याद रखना, क्या बात है वो, जब भी आपको बेंजीन, एक तो सीधा बेंजीन दे दिया जाए Cl2H के साथ में, एक बेंजीन के साथ में कोई भी R ग्रुप हो तब दे दिया जाए Cl2H के साथ में। जब भी आपको R ग्रुप दिख जाए, R ग्रुप का मतलब CH3 हो, CH2 CH3 हो, इस टाइप का ग्रुप हो जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, जिसमें एल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन हो, एल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन हो। एल्फा समझ रहे हो, इस कार्बन से अटैच्ड पहला कार्बन, अटैच्ड पहला कार्बन होगा उसको एल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, यानी ये वाला कार्बन, अब इस पे 3 हाइड्रोजन है, जैसे इस पे 2 एल्फा हाइड्रोजन है, वो यदि आपको एल्फा हाइड्रोजन होगा तो हमेशा तो तो हमेशा किस पे, तो हमेशा Cl R समूह पर जुड़ेगा, R समूह पर जुड़ेगा। ठीक है, और यदि आपको कुछ भी नहीं हो, सीधा बेंजीन दिया हुआ हो, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाएगी। मैकेनिज्म दोनों में फ्री रेडिकल होगी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे, बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर Cl जुड़ेगा। तो देखो, ये ए मान लेता हूं मैं और ये इससे प्रोडक्ट बनने वाला बी मान लेता हूं। तो ए का मतलब क्या होगा कि यदि आप सीधा बेंजीन है तो बेंजीन है तो इसके साथ Cl2H कराओगे तो प्रत्येक कार्ब बेंजीन के प्रत्येक पर Cl जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड हट जाएगा। देखो यहां से डबल बॉन्ड हटेगा, डबल बॉन्ड हटेगा, डबल बॉन्ड हटेगा, वह Cl जुड़ेगा। हमें पता है बेंजीन पे हर कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन भी एज इट इज रहेगा, तो हर कार्बन पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं गैमेक्जिन। कई बार आरपीएससी सीधा सीधा फॉर्मूले पूछ लेती है गैमेक्जिन। गैमेक्जिन क्या होता है, तो गैमेक्जिन क्या होगा, C6H भी 6 है और Cl भी 6 है, ये फॉर्मूला है गैमेक्जिन का। ठीक है, और यदि साथियों बी प्रोडक्ट में देखो, बी प्रोडक्ट में मैंने क्या बोला, अपने जैसे टोलुइन, इसको बोलते हैं टोलुइन, क्या है, टोलुइन। टोलुइन के साथ में Cl2H नहीं होगा, तो चूंकि यहाँ पे एल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे एल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो सीधा सीधा एक एल्फा हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा, एक Cl लग जाएगा। अब इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, देखो बेंजाइल कैसे बोलते हैं
इस पूरे ग्रुप को जब भी बेंजीन के ऊपर CH2 और ये एक कोई और ग्रुप अटैच्ड हो तो इसको बोलते हैं, अपने अपने को पता है इसको बेंजीन बोलते हैं, लेकिन इस CH2 के साथ में कोई ग्रुप अटैच्ड हो इस तरह का ग्रुप की यहाँ पे एक वैलेंस खाली रहे, उसको बोला जाता है बेंजाइल। और आईपीएस नेम इसको क्या बोला जाता है? फिनाइल। ठीक है, उम्मीद करते हो बेंजाइल और फिनाइल आपको पता है। बेंजाइल होता है CH2 और एक कोई वैलेंस चीज जो किससे जुड़ी हुई हो, Cl से जुड़ी हुई हो, OH से जुड़ी हुई हो, बेंजाइल ऑक्साइड हो, बेंजाइल हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरह के, तो बेंजाइल के लिए ये फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और फिनाइल के लिए सीधा बेंजीन होना चाहिए। तो अब आप बताओ कि इसमें क्या दिया, सीधा सीधा बेंजीन का दिया हुआ, तो बेंजीन का दिया हुआ तो क्या बनेगा? गेमेक्जिन बनेगा। C6H6Cl6 बनना चाहिए, C6H6Cl6 बनना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको मैकेनिज्म पूछ लिया जाए तो दोनों में कौन सी मैकेनिज्म होगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दोनों में, यहाँ पे लिख लो, दोनों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा, मैकेनिज्म द्वारा। जब भी आपको H न्यू दिख जाए तो हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। अब देखो, हेलोजन वाहक की अनुपस्थिति में टोलुइन तथा Cl2 की प्रकाश में क्रिया से बनेगा। अब देखो टोलुइन क्या होता है, ऊपरी बताया मैंने, और ये रहा Cl2 H न्यू के साथ में कराओ, ये बेंजाइल है, हमें पता है यहाँ पे यदि अल्फा हाइड्रोजन तो सीधा सीधा उस अल्फा हाइड्रोजन की जगह Cl लगेगा, तो CH2Cl, और इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल क्लोराइड। तो क्या बोलते हैं? बेंजाइल क्लोराइड। तो उम्मीद करता हूं अब आपको इस तरह के क्वेश्चन कोई गलत नहीं होंगे। ठीक है, दो टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बेंजीन के ऊपर रिएक्शन होती है और एक बेंजीन के ऊपर R ग्रुप हो तब Cl2 की रिएक्शन होती है। दोनों टाइप के आपको प्रोडक्ट पता चल गए। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नियोपेंटाइल, क्वेश्चन नंबर 73, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड एल्कोहलिक KOH के साथ वी हाइड्रोहेलोजनीकरण के द्वारा मुख्यतः देता है। देखो हमें ये भी बात पता है कि एल्कोहलिक KOH क्या देता है? एल्कोहलिक KOH HBr का एलिमिनेशन करता है, एलिमिनेशन करता है। अर्थात ये क्या करता है? अर्थात E1 या E2 रिएक्शन देता है, ये E1 या E2 रिएक्शन देता है। अब हमें क्या दिया हुआ? नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल समझ रहे हो? CH3C, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, फिर यहाँ पे CH2, यहाँ पे Br, इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल। जब भी दो तरह के ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं नियो। ठीक है, एक ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं आइसो। इसकी अभिक्रिया ये बोल रहा है एल्कोहलिक KOH से कराओ। तो देखो ये रहा Br, हमें पता है कि HBr कैसे हटता है? एक कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा, दूसरे कार्बन पे Br हटेगा, ऐसे HBr हटेगा। इस कार्बन पे तो Br है लेकिन इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं, तो ये अभिक्रिया E1 से जाएगी। ऐसी अभिक्रिया किससे जाती है? E1 रिएक्शन से जाएगी। E1 रिएक्शन में क्या होता है? पहला स्टेप कार्बोकेटाइन का बनना, तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन का बनना, कार्बोकेटाइन का बनना, ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा। तो देखो कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन कैसे बनाएंगे? जब Br हटेगा तो देखो CH3 C CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव, यानी Br क्या होगा? माइनस चला गया, Br हट गया, ये हो गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन को क्या करें? हमें पता है ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? पूरे मिथाइल शिफ्टिंग कराएंगे, तो CH3 का शिफ्टिंग कराएंगे, क्या शिफ्टिंग या शिफ्ट कराएंगे? CH3 को शिफ्ट कराएंगे, CH3 को शिफ्ट कराएंगे। तो देखो ये वाला CH3 पूरा पूरा इधर चला जाएगा, तो ये कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, CH3C, ये देखो CH3, अब इस CH2 के पास CH3 चला गया, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, लेकिन इसके पास 3 वैलेंसी है, यानी एक कमी है, तो उस पर कार्बोकेटाइन आ जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल है। ये क्या है? स्टेबल है। अब हमें मेजर प्रोडक्ट बना, अब देखो यहाँ से दो तरीके से एलिमिनेशन हो सकता है, हमें पता है यहाँ का भी हाइड्रोजन हट सकता है, यहाँ का भी हाइड्रोजन हट सकता है, और यहाँ का भी हट सकता है, क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम है, ये ए है और ये बी है, दोनों सेम हाइड्रोजन है, ये बी वाला है। एक बार ए से हटाओ, एक बार बी से हटाओ। ए से हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको? CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH। एक बार आप बी से हटाओ तो CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, हाइड्रोजन हटा दिया।
अब आपको मेजर प्रोडक्ट देखना है, तो इसमें देखो हमें पता है ये एल्कीन है, और एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन से। नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन पे हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो दोनों हाइड्रोजन है। यहाँ पे देख इस कार्बन से ये कार्बन अटैच्ड है और ये कार्बन अटैच्ड है, ठीक है। इस पे कितने एल्फा हाइड्रोजन, 3, इस पे कितने, 2, टोटल एल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 5। यहाँ पे देखो इस कार्बन से अटैच्ड ये वाला और ये वाला, यहाँ पे इन दोनों का सम कितना होगा, एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे एल्फा हाइड्रोजन 3 है। और इस कार्बन से अटैच्ड ये वाला कार्बन है, इस पे एल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 है। तो टोटल एल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए, 9। तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और ये क्या बनेगा, माइनर। हमें क्या चाहिए, मेजर ही चाहिए। तो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो ये वाला बनेगा। तो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3, इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा इसकी नेमिंग करो आप। तो 1 2 3 4, तो क्या आएगा, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट, और 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। देखो एक पोजीशन पे नहीं आके 2 पे पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मेथिल 1 ब्यूटीन, नहीं 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। हाँ ये बात सही है, तो अपना आंसर आ जाएगा बी। उम्मीद करता हूँ एल्कोहलिक केओएच मैंने जीओसी में भी करवाया था, लेकिन आज हाइड्रोकार्बन में फिर करवा दिया। इससे बार एल्कोहलिक केओएच से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। यदि सीधा होता है यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो सीधा एलिमिनेशन हो जाता, उसको बोलते हैं E2 एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन के एलिमिनेशन होगा, इसको बोलते हैं E1 एलिमिनेशन। अब बात करेंगे 74 की, कौन सा यौगिक एरोमेटिक है, ये क्वेश्चन आप बताओगे। यह क्वेश्चन खुद बताओगे, कमेंट में, यूट्यूब पे कमेंट करो और वहां पे इसका आंसर बताओ। क्योंकि यदि किसी को नहीं आ रहा हो तो हो सकता है मैं अगली वीडियो में बता दूं, नहीं तो अपने पिछला वीडियो जीओसी के वीडियो में मैं डिटेल में बताया हुआ है, जीओसी की वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। तो इसका खुद आंसर बताओ कि कौन सा एरोमेटिक है। यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे ऐसे है डबल वन। अब आप खुद बताओगे कि मेरे को कौन सा एरोमेटिक नहीं है, इसमें कमेंट करो ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे एक्टिव है, उनको वास्तव में जो पुराने वीडियो में जो पढ़ा रहा हूँ उनके समझ में आ रहा है और उनके याद भी रह रहा है। यदि ऐसा है तो फिर हम एनसीईआरटी वाली लाइन टू लाइन लॉन्च करेंगे, आप देखोगे मजा आ जाएगा आपको। ऐसी सीरीज जिसमें आप एनसीईआरटी आपके टिप्स पे होगी, और आरपीएससी का एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए आपको लगेगा कुछ भी नहीं है, हलवा है। क्योंकि सुभाष सर आपके लिए बहुत ही बड़ी मेहनत के साथ में ये सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसके आंसर आप मेरे को यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दोगे। अब बात करेंगे 75, गुणात्मक विश्लेषण में निम्नलिखित में किसकी पहचान में लेसेने टेस्ट का उपयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा याद रखना है। लेसेने टेस्ट होता है ये हेलोजन, सल्फर और नाइट्रोजन को पहचान करने का टेस्ट है। सीधा सीधा आरपीसी पूछते हैं कि लेसेने टेस्ट का उपयोग किस में करते हैं, किसको पहचान करने में, हेलोजन को, सल्फर को और नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन क्या है, एक तरीके से हेलोजन ही भी है, तो हेलोजन है। तो इन तीनों को पहचान करने का तरीका है, तो इन सभी का आंसर आ जाएगा 75 में। अब बात करेंगे 76 की। देखो 76, ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार करवाया, जीओसी में पूरे में भर भर के ऐसे क्वेश्चन करवाए थे। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन में मेटा निर्देशी समूह है। आप तो दो ही चीज याद रखो करो, और तो पेरा, दूसरा मेटा। मैं से मेटा, मैं से माइनस इफेक्ट वाला, -m -i प्रभाव वाले जितने भी है, या कई बार -r रेजोनेंस इफेक्ट भी लगता है, तो ये सारे मेटा दिखाते हैं। और तो पेरा कौन से होते हैं, प्लस वाले, +m +i, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे, या +r भी होता है, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सारे ऑर्थोपेरा होंगे। और मेटा वाले, नेगेटिव वाले सारे मेटा होंगे। तो माइनस प्रभाव वाले सारे मेटा प्रभाव शो करेंगे। अब आपको क्या पूछा है, मेटा। देखो CH3 क्या लगाता है, +i, तो ये क्या लगाएंगे, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होगा। OCH3 क्या लगाता है, +m, अच्छा +m वाला भी क्या होगा, ऑर्थोपेरा होगा। OCH3 वापस ये OH है यहाँ पे ओनली, OH
ओ एच क्या लगाएगा प्लस एम, तो ये भी क्या होगा ऑर्थो और पैरा। NO2 क्या होता है माइनस एम वाला, तो ये क्या होगा मेटा डायरेक्ट, मेटा वाला। तो मेटा डायरेक्टर कौन होगा माइनस एम वाला। वैसे ये ट्रिक है। इसमें एक अपवाद है, कौन से हेलोजन एक अपवाद है। हेलोजन क्या होते हैं, हेलोजन माइनस आई होकर भी ऑर्थो और पैरा दिखाते हैं, ऑर्थो और पैरा दिखाते हैं बस, अपने को और कुछ नहीं। हालांकि इसका अपवाद नहीं होता, हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे प्लस आर डोमिनेट कर देता है माइनस आई से हेलोजन का। ठीक है, तो हमें ये तीन चीज याद रखना, ऑर्थो पैरा वाले ये सारे, मेटा वाले ये सारे, और हेलोजन क्या दिखाते हैं ऑर्थो पैरा दिखाते हैं बस। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करेंगे 77 की। अपनों का आईपीएस ने पूछा हुआ है, तो देखो यहाँ पे एक आप अपने एक बार लिखो CH3 CHOH CH2 CH3 CHO, इसका आईपीएस नेम पूछा हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ पे पता है दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH है और एक CHO। तो आपको आईपीएससी में आपको ये तो पता होना चाहिए भी प्रायोरिटी कौन से ग्रुप को देते हैं। तो हमें पता है CHO को प्रायोरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी किसको दी जाती है CHO को ज्यादा दी जाती है OH से। यानी CHO जहां भी होगा और OH होगा तो हम CHO की साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो CHO को 1 नंबर देंगे, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर। अब देखो 4, यदि OH सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रतिस्थापन के रूप में, तो इसका क्या नाम होता है हाइड्रोक्सी होता है आईपीसी में, हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी हो गया, 2 पे क्या है मेथिल है, तो 2 पे क्या आएगा मेथिल आएगा। फिर 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन की चेन को क्या लिखते हैं पेंट, और 1 पे क्या है एल, पेंट 1 एल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पेंटे, पेंटेल, सीधा सीधा 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेन। तो देखो 3 हाइड्रोक्सी वाला ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, 4 हाइड्रोक्सी 1 मेथिल, यहाँ पे 1 की जगह क्या है 2 पे मेथिल है, तो ये भी कट गया। 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनेल, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना डी आंसर आ जाएगा। तो आप उम्मीद करता हूँ आईपीएससी नंबरिंग का मैंने पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, अभी भी करवा चुका हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए, जब भी दो फंक्शनल ग्रुप हो तो आपको प्रायोरिटी, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन हमें पता है आरपीएससी में आते हैं। तो आपको एक बार थोड़ा सा यदि फिर भी किसी को डाउट हो तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम पढ़ाएंगे आपको यूट्यूब पे, और वहां पे ये सारे कंसेप्ट वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। आपको ऐसे लगेगा कुछ भी नहीं है, आगे से आरपीएससी में क्वेश्चन कुछ लेवल के आते नहीं है, आपको ऐसे फीलिंग आने लग जाएगी। तो अब बात करेंगे हम 78 की। 78, प्रोपाइन और HCl के बीच बैक्टीरिया द्वारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का बनना निम्न में से किसके माध्यम से होता है। देखो कभी भी आपको, आप एक बार फिर यदि किसी जीओसी में कोई दिक्कत आई, एक बार फिर कंसेप्ट याद कर लेना। जब भी आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की अभिक्रिया हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की अभिक्रिया होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि डबल बॉन्ड क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, तो हमेशा ये याद रखना आपको, ये अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एडिशन रिएक्शन के थ्रू होती है। यानी इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की अभिक्रिया होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। जब भी बेंजीन की अभिक्रिया होती है, बेंजीन पे कौन सी अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रोफिलिक है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन। तो जब भी आपको डबल बॉन्ड दिखे तो एडिशन, बेंजीन दिखे तो सब्स्टिट्यूशन, बस ये कंसेप्ट अपने याद रखना। डबल बॉन्ड में आपको कोई किस्म गलत नहीं होगा। अब देखो प्रोपाइन, प्रोपाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, या इन है तो डबल बॉन्ड है। यहाँ पे प्रोपाइन हो जाता तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, इन है तो डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड की अभिक्रिया कौन सी होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन ये बेंजीन की अभिक्रिया, ये बेंजीन की अभिक्रिया। अब देखो उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन मैंने कितनी बार बता दिया, ये किसकी एल्काइल एलाइड के अभिक्रिया, एल्काइल एलाइड के, ये एल्काइल एलाइड के अभिक्रिया। अब यहाँ पे लिख लो
RX से RNU बनना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये किसकी होती है? एल्काइल हैलाइड की होती है, एल्काइल हैलाइड। फिर एक बच गई कार्बोनिल, RC डबल बॉन्ड OR, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। और कार्बोनिल कौन से विक्रिया करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ये किसकी होती है? कार्बोनिल की। अब देखो, आपको चारों रिएक्शन पता है, इलेक्ट्रॉनिक एडिशन रिएक्शन कौन देता है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है? बेंजीन। ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है? एल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देता है? कार्बोनिल। अब आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा आरपीएससी में, बार बार घूम फिर के इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा। तो उम्मीद करता हूं इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको। अब न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक तो आप यहाँ पे बोल दो कार्बोनिल देगा भाई साहब। ये इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक आप बोल दो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देगा। खत्म। कितने इजी क्वेश्चन है। ऐसा लगेगा आपको कि क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं, लेकिन ये तभी लगेगा जब आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 79, SN2 के प्रति क्रियाशील नहीं है। अब देखो, आपको ये याद रखना है कि SN2 में हमें पता है ये किसकी अभिक्रिया होती है? RX से RNU बनना, यानी न्यूक्लियोफाइल कोई आएगा और इसको प्रतिस्थापित करके खुद लग जाएगा। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने ऊपर ही बताया अभी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स सिंगल बॉन्ड में होगा तभी तो हटा सकते हैं। यदि यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड या रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस हो तो SN2 अभिक्रिया नहीं होगी। समझ रहे हो? क्योंकि इसमें यदि डबल बॉन्ड आ गया या रेजोनेंस हो गया तो इसमें डबल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे, तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, फिर ये बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। क्योंकि बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, बॉन्ड मजबूत होगा तो टूटेगा नहीं, जिससे अभिक्रिया नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये अभिक्रिया सिंगल बॉन्ड के साथ में तुरंत हो जाएगी। ये भी हालांकि 3 डिग्री है, लेकिन फिर भी बॉन्ड तो सिंगल है ना, ये भी हो जाएगी। यहाँ पे देखो 2 डिग्री है, लेकिन बॉन्ड सिंगल है, यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन हमें ये पता है इसके क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है और ये रेजोनेंस में जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या शो हो रहा है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस जब भी शो होगा तो SN2 अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? SN2 अभिक्रिया किसमें नहीं होगी? बेंजाइल, इसको क्या बोलते हैं अपन? बेंजिल क्लोराइड नहीं, बेंजिल क्लोराइड नहीं बोलते, बेंजिल क्लोराइड इसको बोलते हैं। अभी मैं ऊपर पढ़ा के आया हूँ, इसको क्या बोलते हैं? बेंजिल क्लोराइड। इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है। ये ऐसी छोटी छोटी टर्म जो आरपीएससी में आते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बेंजिल क्लोराइड। छोटी छोटी टर्म भी आपको याद रखनी है, वही आपका सिलेक्शन करवाएगी। ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। तो कौन SN2 के प्रति क्रियाशील नहीं है? तो क्लोरोबेंजीन। क्यों नहीं है ये आपको रीजन पता चल गया होगा। आगे से जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जहां पे रेजोनेंस हो रहा हो तो वहां SN2 नहीं होगी, डायरेक्ट अपने वैसे याद रखें। ठीक। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न अणुओं के लिए अम्लीय सामर्थ्य का क्रम पूछा हुआ है, और मैंने ये बार बार बोला, कितनी बार पढ़ा दिया। ये अम्लीय सामर्थ्य का गुण, अम्लीय सामर्थ्य, यदि किसी के नहीं याद रह रहा हो तो वापस देखो। अम्लीय सामर्थ्य किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? प्लस वाले के तो प्रोपोर्शनल होता है। अम्लीय सामर्थ्य क्या होता है? ये सॉरी, अम्लीय सामर्थ्य होता है, इसमें अम्ल यानी H+ जाने के बाद में क्या बनेगा? एक नेगेटिव आयन बनेगा। सपोज करो ये वाला, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो हमें पता है ये ज्यादा स्टेबल होगा तो तुरंत H+ दे देगा, यानी कॉन्जुगेट बेस। हमें पता है नेगेटिव स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। नेगेटिव स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं? तो नेगेटिव स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं माइनस वाले। तो किसके प्रोपोर्शनल होती है? -M या -I के। और किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? +M और +I और हाइपर कॉन्जुगेशन के। ठीक है। यानी -M ज्यादा होगा तो उसकी अम्लीय सामर्थ्य भी ज्यादा होगी, और यदि +M ज्यादा होगा तो उसकी अम्लीय सामर्थ्य भी कम होगी। अब देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप दिया हुआ है? CH3 ग्रुप दिया हुआ है। हमें पता है CH3 क्या शो करता है? CH3 +I भी शो करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है। एक बात और ध्यान में रखना कि यदि दूरी बढ़ती है
दूरी बढ़ने से प्लस आई कम होता जाता है, कम होता जाता है। ये भी लिखाया होगा आपको कहीं नोट्सों में कि दूरी बढ़ेगी तो आपको प्लस आई, यानी प्लस आई का इफेक्ट ज्यादा ऑर्थो पे, फिर मेटा पे, फिर पैरा पे, ऐसा रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है और प्लस आई भी शो कर रहा है। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ओनली प्लस आई शो कर रहा है, यहाँ कोई नो एल्फा हाइड्रोजन। मेटा पोजिशन पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं होता, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। एक बात लिख लेना कि मेटा पोजिशन होता है, मेटा पोजिशन, मेटा स्थिति पर अतिस्युग्मन नहीं होता, अतिस्युग्मन नहीं होता है। ठीक है, अतिशून्य। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वापस एल्फा हाइड्रोजन 3 है और प्लस आई भी शो कर रहा है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमें ये पता है कि प्लस आई से इसकी अम्लीय सामर्थ्य कम होगी, तो इन तीनों की 1 2 3 की कम होगी, किससे, 4 के से, तो 4 तो सबसे ज्यादा आएगा, तो 4 के सबसे ज्यादा आएगा, तो ये 2 ऑप्शन कट गए। अब देखो, हमें पता है दूरी बढ़ने के साथ में दूरी, सॉरी, अब देखो इनमें, देखो आप, इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई दोनों लग रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई दोनों लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, ओनली प्लस आई लग रहा है। तो जब यहाँ पे 2 इफेक्ट लग रहा है तो ये अम्लीय सामर्थ्य को ज्यादा कम करेंगे इसकी बजाय। तो उसके बाद में क्या आएगा, 2 नंबर आएगा, तो 4 के बाद में क्या आएगा, 2 नंबर। अब देखो बात इसमें, अब इसमें क्या है, प्लस आई कम लगेगा इसकी तुलना में, हाइपर कॉन्जुगेशन तो दोनों सेम है, लेकिन इसमें क्या है, ये ऑर्थो पोजीशन पे हमें पता है प्लस आई किस में लगेगा ज्यादा, ये देखो यहाँ पे प्लस आई ऑर्थो पोजीशन वाले के ज्यादा लगेगा, तो ये वाला और ज्यादा कम करेगा इसको, और ये इतना कम नहीं कर पाएगा, तो ये 3 वाला आ जाएगा, ये 1 वाला, ये अंक पर आएगा 4 2 3 1, 4 2 3। उम्मीद करता हूँ अम्लीय सामर्थ्य आप प्लस एम देखो, यदि प्लस एम नहीं लग रहा है तो प्लस आई देखो, प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों लग रहा है, तो जिनमें दोनों लग रहा है उनकी अम्लीय सामर्थ्य सबसे कम होगी। 1 और 3 में दोनों लग रहा है, उनकी अम्लीय सामर्थ्य इनसे कम होगी। 4 में कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा, इसकी अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा होगी। फिर 2 की हो गई, ये बात क्लियर होगी। अब 1 और 3 में कैसे पता चलेगा, हमें पता है प्लस आई दूरी बढ़ने के साथ में कम होती जाती है। ये देखो पैरा पोजीशन पे है, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, तो पैरा पोजीशन का प्लस आई कम लगेगा, यदि प्लस आई कम लग रहा है तो उसकी अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद में अम्लीय सामर्थ्य कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, आपको ये क्रम ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन अगले क्वेश्चन की, 81 की। 81, निम्न कार्ब एनाइन के स्थायित्व का सही क्रम। अब देखो कार्ब एनाइन, मैंने कितनी बार बोल दिया भाई, कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव को नेगेटिव वाले स्टेबल कराते हैं। प्रोपोर्शनल होता है माइनस एम, माइनस आई या रेजोनेंस, ये 3 इफेक्ट लगते हैं। यदि कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी देखना है तो या तो सबसे ज्यादा माइनस एम तो होगा, उसकी होगी, उसके बाद रेजोनेंस वाले की होगी, और उसके बाद में आई वाली। ये ऑर्डर है स्थायित्व का, ऑर्डर स्थायित्व का ऑर्डर है। ठीक, यानी माइनस एम सबसे ज्यादा करेगा, फिर रेजोनेंस वाला करेगा, फिर आई वाला करेगा। देखो यहाँ पे कोई कुछ भी इफेक्ट नहीं ले, सीधे CH3 माइनस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, C6H5 CH2 माइनस है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, CH3 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 नेगेटिव। यहाँ पे हमें पता है ये क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा, प्लस आई। अब ये क्योंकि माइनस के क्या है, माइनस के समानुपाती, प्लस के क्या होगा, इरिवर्सिबल, यानी प्लस वाला क्या करेगा, कार्बन की स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो यानी इस पे 3 प्लस आई लग रहा है, ये इसका मतलब ये तो सबसे कम करेगा, तो 3 की स्टेबिलिटी तो सबसे कम आ जाएगी। अब बात करेंगे 1 और 2 में। 1 और 2 में आप देखोगे, 2 में क्या लग रहा है, रेजोनेंस, ये देखो इधर पूरे रेजोनेंस। 2 में क्या लग रहा है, रेजोनेंस, तो रेजोनेंस हमें पता है सबसे ज्यादा करेगा, तो 2 की सबसे ज्यादा आएगी, फिर 1 की आएगी, फिर 3 की, तो 2 1 3, 2 1 3। कार्ब एनाइन नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाला स्टेबल करेगा, प्लस वाला डी स्टेबल करेगा। यहाँ पे प्लस आई वाला क्या करेगा, इसको अनस्टेबल करेगा। यहाँ पे 3 प्लस आई है, इसकी वजह से ये सबसे कम स्टेबल होगा, यानी सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। यदि अनस्टेबल की बात पूछे तो ये सबसे ज्यादा, और सबसे कम, जो अनस्टेबल मतलब सबसे कम स्टेबल होगा, तो 3 तो सबसे पीछे आ जाएगा। और 1 और 2 में बात करेंगे तो 2 में रेजोनेंस लग रहा है, हमें पता है कि रेजोनेंस वाला, देखो रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल करता है, तो रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल करेगा, फिर 1 वाला आ जाएगा। ये उम्मीद करता हूं ऐसे ऑर्डर आप तुरंत निकाल दोगे। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन, 82, AB3 लवणों के लिए विलेयता व विलेयता उत्पाद के बीच में संबंध। ये मैंने कितनी बार क्वेश्चन करा दी, केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने खूब बार इसको कराया,
देखो इसका जनरल फॉर्मूला होता है ए एक्स बी वाई से, इसमें ए एस पी लिखते हैं तो लिखते हैं एक्स की पावर में एक्स, वाई की पावर में वाई, एस की पावर में एक्स प्लस वाई। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र है, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, ए बी थ्री यानी A1 B3। अब इसके कंपैरिजन करोगे तो आप एक्स की वैल्यू देख, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, और वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई यहाँ पे वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हम के एस पी कैसे लिखेंगे, एक्स की पावर में एक्स यानी 1 की पावर में 1, वाई की पावर में वाई यानी 3 की पावर में 3, एस की पावर में एक्स प्लस वाई यानी एक्स प्लस वाई। तो देखो एक की पावर में एक कुछ नहीं होता, 3 किया होती है 27, 3 की पावर 3 कितनी होती है 27, और एस की पावर 3 और 1 4। तो के एस पी का फॉर्मूला क्या आ जाएगी 27S4। के एस पी क्या आ जाएगी 27S4। देखो कितना इजी क्वेश्चन, ऐसे आरपीएससी में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी में आया हुआ है, कब, आरपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, जनरल फॉर्मूला, जिसको मैंने 50 बार आपको करवा दिया, और ये आरपीएससी ने पूछ ली। ये कुछ भी नहीं है, आपको बस सिंपल सिंपल सारी चीजें, आप जितनी भी सॉल्यूशन करवा रहे हो ना, उनको आप एक बार माइंड में सेट करते हो। मैं गारंटी देता हूँ आपको यही क्वेश्चन बार बार घूमते मिलेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 83 दिया है, ए से बी का के दे दिया, बी से सी का के दे दिया, सी से डी का के दे दिया, और ए से डी के लिए के पूछिए। बताओ ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, 5 बार करवा दी। उम्मीद करता हूँ ये आप एक बार मैं करवा रहा हूँ, उससे पहले आप खुद करके इसका आंसर बताओ मेरे को कमेंट में। 83 का आप आंसर बताओगे कि सर क्या आएगा। अब बात करेंगे अपन 83 की। ए से बी के वन की वैल्यू 2, बी से सी के वन की वैल्यू 4, सी से डी के वन की वैल्यू 3। हमें क्या निकालनी है, ए से डी। अब हमें ये पता है, 1 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं इसको, इसको 2 नंबर मान लेते हैं, इसको 3 नंबर मान लेते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ 1 + 2 + 3 यानी सभी इक्वेशन को जोड़ो आप। तो जोड़ोगे इस साइड क्या बनेगा, a + b + c। प्रोडक्ट साइड क्या मिलेगा, b c d, b + c + d। देखो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, क्या मिल जाएगी रिएक्शन, a से b। हमें ये रिएक्शन चाहिए। देखो ये वाली रिएक्शन और ये वाली सेम रिएक्शन। तो जब भी हमें पता है रिएक्शन जोड़ने से, मैंने ये बार बार बता भी रखा है, यहाँ पे वापस देखो, यदि अभिक्रिया आप जोड़ोगे, यदि अभिक्रिया को जोड़ोगे जोड़ोगे तो तो के का मान गुणा में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। ये मैंने बार बार करवा रखा है, एक बार और देख लो। तो के सी, इसके लिए अभिक्रिया के लिए क्या दिया हुआ है, के सी दिया हुआ है, ये देखो के सी। तो के सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तीनों अभिक्रिया को जोड़ा है तो के का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये लो, अब के वन की वैल्यू 2 4 3 दी हुई है, तो 2 4 और 3, ये के सी की वैल्यू आ जाएगी। तो के सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 2 8 या 24। तो के सी की वैल्यू आ जाएगी 24, कहीं दिया हुआ है 24 24 सेक्टर। देखो कितने एग्जीक्यूशन, और ये आरपीसी में आए हुए क्वेश्चन ऐसे भी आते भी है। आपको लगे कि कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन, हाँ जब तक आप रट्टा लगाओगे, जब तक आप रट्टा लगाओगे तब तक आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। एक बार आप मेरे साथ पूरे इनके क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखो, उसके बाद में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन देखो, उसके बाद में हमारी टेस्ट सीरीज देखो आप, और आपको फिर लगेगा कि यार आरपीसी में इस बार मेरे केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे सही होंगे। 45 में से 45 नहीं तो आप 42 या 43 या 40 प्लस क्वेश्चन आराम से कर लोगे, 40 प्लस क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। 84 10⁻³ मोलर NaCl के जलीय विलयन के लिए पीएच का मान है। आप एक बात बताओ, NaCl हमें ये पता है ये क्या होता है, साल्ट होता है। यदि किसी नहीं पता है तो आप इसको हाइड्रोलाइसिस कराओ, Na+ होगा Cl- होगा, H+ होता है OH- होता है। हमें पता है प्लस वाला माइनस के साथ में यानी NaOH बना लेगा, और Cl किसके साथ में, HCl के साथ में। NaOH क्या होता है, मैंने आपको बार बार बोला है, S ब्लॉक की जितनी भी मेटल है वो OH- के साथ में क्या बनाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगी। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है। और HCl हमें पता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब हमें ये पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या सोल्ट है, तो ये किसका सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। अब चूंकि हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों है, तो जितना H+ होगा उतना ही OH- होगा सॉल्यूशन। ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ये भी H+ देगा, और ये भी तुरंत अपना OH- देगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जितना H+ होगा उतने OH- हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, उदासीन। जब भी उदासीन होता है तो पीएच क्या आएगी, 7 आएगी।
एक बात ध्यान में रखना, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट दिया हुआ हो तो हमें कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं, सीधा पीएच 7 आएगी। तो यहाँ पे देखो, एक सेकेंड देखो, ये लाल पेन ले लेते हैं। हाँ, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट हो तो हमें हमेशा पीएच 7 रखनी है, 7 देनी है। ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट दे दिया जाए तो पीएच हमेशा 7 रहेगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो। और अन्य सी अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाए पीएच का 7 तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस पहचान करना है कि इसको जब जल में तोड़ेंगे तो कौन कौन से एसिड बनेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा या स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। दोनों यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों बन रहे हैं तो इसका मतलब उसका पीएच 7 होगा। हमें कोई मतलब नहीं है 10⁻³ दी है, 10⁻5 दी है या 10⁻2 दी हुई, हमारा इनको सीधा 7 है। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 85, Sb2S3 की जल में विलेयता दे दी। जल में विलेयता का मतलब S की मान दे दिया। S का मान कितना दे दिया, 1.0 × 10⁻5। इसका क्या पूछा हुआ, KSP पूछा। इसका क्या पूछ लिया, हमें KSP पूछ लिया। हमें ये बार बार अभी मैंने बताया था AX/BY हो तो इसके लिए KSP का क्या फॉर्मूला होता है, x की पावर में x, y की पावर में y, s की पावर में x + y। अब आप Sb2S3 में कंपैरिजन करोगे इसमें तो x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 3, तो KSP देखो 2 की पावर में 2, 3 की पावर में 3, s की पावर में 2 + 3 तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 की 9 की 27 इंटू s की पावर में कितना आ जाएगा 5, ये KSP आ जाएगा। 27 × 4 कितना होता है 108, s की पावर 5, ये KSP का फॉर्मूला है। अब इसमें आप रखो s बराबर कितना दिया हुआ है 1.0 × 10⁻5, तो KSP कितना आ जाएगा 108 इंटू s रखो 1 को सीधे रखो 10⁻5 रखो, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं है, 10⁻5 का पावर 5 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 108 इंटू 10⁻5 की पावर 5 यानी 10⁻25, 108 इंटू 10⁻25 हमारे क्या आ जाएगा KSP आ जाएगा। 108 इंटू 10⁻25 ये आ जाएगा KSP। कितने इजी कितने, ऐसे मत सोचना ये टेस्ट सीरीज में इजी है, ये जिसको नहीं आते उनके लिए बहुत टफ है और आरपीएस ऐसे क्वेश्चन पूछती है। लेकिन अब आपका कंसेप्ट, आपके जो बेसिक क्वेश्चन है वो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, अब आपको ऐसे क्वेश्चन दिलवा देंगे। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की 86, यदि H2O का वियोजन स्थिरांक दे दिया, Kw का मान दे दिया तो 0.001 मोलर KOH विलयन का पीएच पूछा। क्या ये क्वेश्चन नहीं करवाए हुए, खूब सारे करवा दी मैंने। ये क्या बोला, Kw की वैल्यू हमें 10⁻14 दी है, ठीक है। अब देखो KOH ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी कंसेंट्रेशन कितनी दी हुई है, कंसेंट्रेशन कितनी दे दी 0.001 मोल। हमें ये भी पता है कि KOH जब भी टूटेगा तो K प्लस OH माइनस में टूटेगा। इसकी कंसेंट्रेशन 0.001 है, ये टूटेगा तो ये OH माइनस भी कितना बनाएगा 0.001, यानी OH माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी आ गई 0.001। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻3, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इस पे POH कैसे निकालते हैं, तो माइनस log ऑफ OH माइनस होता है, तो देखो माइनस log ऑफ 10⁻3। हमें ये पता है क्योंकि हम जानते हैं 10 log ऑफ 10⁻x की वैल्यू कितनी होती है -x। तो देखो माइनस इसकी वैल्यू कितनी होती है -3, तो कितने आ जाए 3। ये किसकी वैल्यू है, POH की वैल्यू 3। क्योंकि एक बात हमें ये भी पता है कि PH प्लस POH की वैल्यू कितनी होती है 14, क्योंकि KW कितना दिया 10⁻14, तो ये क्या होता है PKW कितना हो जाएगा 14। और हमें पता है PH प्लस POH बराबर होता है PKW। एक बार पूरा प्रॉपर लिखो आप ऐसे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखो PKW, यहाँ पे लिखो PKW, और हमें पता है PKW को मान कितना है 14। तो हमें PH निकालनी है तो 14 माइनस POH होता है, तो 14 माइनस 3, तो PH की वैल्यू कितना आ जाएगी 11, तो PH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ये ऐसे क्वेश्चन में खूब सारे करवा दिए, को पहला क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आईने के इक्विलिब्रियम में आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप
बिना देखे आपका सारे पूरा का पूरा कंसेप्ट ऐसे जाया गया होगा और आपको 11 आंसर आया होगा, बिना देखे आपने आंसर निकाल लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन 87 की। पॉइंट वन नॉर्मेलिटी CH3COH की वियोजन की मात्रा है। देखो ये भी बार बार मैंने कितनी बार करवा दिया ये क्वेश्चन। हमें ये पता है कि CH3COH क्या होता है, एक वीक एसिड होता है, ठीक है। और वीक एसिड के लिए मैंने ये बात आपको बताई है कि अल्फा वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर KA/C। ये मैंने खूब बताया वीक एसिड के लिए। अब देखो KA का मान दिया हुआ है, KA का मान कितना दिया हुआ है, 10⁻⁵ अपॉन C क्या है, 0.1। तो C कितना दिया, 0.1 नॉर्मलिटी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻1। तो C की वैल्यू दी हुई 10⁻⁻1। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 10⁻⁴ हो गया। और 10⁻⁴ का रूट क्या होता है, 10⁻²। तो एल पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻²। बताओ। अब ये क्वेश्चन आप बोल दो बेटा सर मेरे को तो इक्विलिब्रियम बिल्कुल ही नहीं आता। अरे भाई इक्विलिब्रियम का है क्या इसमें, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन। आप तो बस हमारे संग चलते जाओ, हम जो बोल रहे हैं वो आप पढ़ते जाओ और उनको आप याद रखते जाओ कि वीक एसिड होता है उसका एल्फा ऐसे होता है। वीक एसिड के लिए मैं दो ही चीज बताई, एक एल्फा, दूसरा H+। H+ की कंसेंट्रेशन कैसे लेते हैं, C∆। बस आपका वीक एसिड से दोनों में से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एल्फा निकाल लो, एल्फा निकाल के यहाँ पे रखो, H+ आ जाएगा। और तीसरा पीएच निकाल लो, -log H+। ये तीन ही क्वेश्चन पूछते हैं अपने को। बताओ। अब आप इनको बार बार प्रैक्टिस करो, इनको दिमाग में रखो कि हमें पहचान करनी आनी चाहिए। ये वीक एसिड है, अच्छा ठीक है, तो वीक एसिड के लिए क्या फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूला अपने माइंड में सेट हो, तुरंत वहां पे लगाओ, फिर अपने आप मिल जाएगा। अब बात करेंगे हम 88 की। 88 एक एक क्षारीय दुर्बल अम्ल विलयन की मोलरता दी हुई है, यानी मोलरता मतलब कंसंट्रेशन 0.005। ये बात मैंने बोल दी, हमेशा मोलरता क्या होगी, कंसंट्रेशन। और पीएच दिया हुआ है 5। हमें पूछा हुआ है इसका आयनन स्थिरांक K1 पूछा हुआ है, हमें क्या पूछा हुआ है, K1 पूछा हुआ है। अब हमें ये भी पता है दुर्बल अम्ल वीक एसिड, वीक एसिड अभी मैंने बताया वीक एसिड के लिए क्या होते हैं, H+ की वैल्यू क्या होती है, C∗α। पीएच है, यहाँ से हमें पता है H+ निकालेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे तो 10⁻⁵ आ जाएंगे। H+ की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी, 10⁻⁵ इक्वल टू C की वैल्यू ये रही, तो ये रख दो 0.005 इंटू एल्फा, तो यहाँ से एल्फा आ जाएगा, एल्फा आ जाएगा 10⁻⁵ बटा, इसको देखो 0.005, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁵ बटा 5 इंटू, देखो ये 3 माइनस है ना, 10⁻⁻3 ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻2 बट्टा 5 आ जाएगा, 1/5 को लिखते हैं 0.2 इंटू 10⁻2। फिर ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻3, ये आ जाएगा एल्फा। यहाँ पॉइंट हटाओगे तो 1 2 की जगह 3 आ जाएगा, ये एल्फा आ गई। अब हमें पता है के ए में क्या रिलेशन होता है, एल्फा बराबर क्या होता है, रूट के अंदर KA/C। एल्फा बराबर क्या होता है, रूट के अंदर KA/C। एल्फा वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 इंटू 10⁻3 इक्वल टू रूट अंदर KA/C। अब हमें रूट हटाना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 2 इंटू 10⁻3 का स्क्वायर कर दो इक्वल टू क्या आ जाएगा, KA/C। तो KA की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 10⁻3 का स्क्वायर इंटू C। अब देखो C की वैल्यू हमें पता है 5, देखो इसके पहले स्क्वायर करो तो 4, 2 का स्क्वायर 4, 10⁻3 का स्क्वायर 10⁻6 इंटू C की वैल्यू रखो कितनी, 0.005। अब इसको वापस ही आप रखो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1000 आएगा। तो देखो 5 इंटू 4 20, ये 10⁻3 है, ये ऊपर जाएगी तो 10⁻9 हो जाएगी। तो एक पॉइंट हटाओ आप, तो हमें पता है ये प्लस में और ये माइनस में, तो एक कम हो जाएगा तो 10⁻8 होता है। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, K1 की वैल्यू है। तो K1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻8, 2 इंटू 10⁻8। अब बताओ, दुर्बल अम्ल है, क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन दो ही फॉर्मूले लगे, एक तो ये वाला फॉर्मूला H+ = C∆, और दूसरा एल्फा = K, रूट के अंदर KA/C। इससे आप डायरेक्ट KA निकाल सकते हो। अब आपको ऐसा लग रहा है ना, उम्मीद होने लगी कि भी हाँ जो सर करवा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी कंसेप्ट पे आ रहे हैं। यदि आपको ऐसी उम्मीद है तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। 89 यदि साम्य स्थिरांक का मान 1000 से ज्यादा हो तब अभिक्रिया जारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो हमें ये पता होना चाहिए साम्य स्थिरांक क्या होता है, साम्य स्थिरांक कैसे निकालते हैं। साम्य स्थिरांक निकालते वक्त हम ऊपर यहाँ पे कंसंट्रेशन लेते हैं प्रोडक्ट की,
और नीचे किसकी लेते हैं, रिएक्टेंट की, यानी उत्पाद बटा अभिकारक, उत्पाद बटा अभिकारक। अब देखो, यदि साम्य स्थिरांक 1000 से बड़ा हो, यानी उत्पाद बटा अभिकारक 1000 से बड़ा हो, यानी ऐसे हो, तो हमें पता है कि उत्पाद की वैल्यू बड़ी बड़ी होगी किसे, अभिकारक से। और उत्पाद जब भी बड़ी होगा, कब होता है उत्पाद, जब कब बड़ा होता है, जब अभिक्रिया अग्र होगी, जब अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में। तो आप या तो आप डायरेक्ट, यदि किसी की ऐसे प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट दो ही चीज याद रखो, यदि Q की वैल्यू नहीं फिर K की वैल्यू, यदि यदि K की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ तो अभिक्रिया अग्र, अग्र दिशा यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और यदि अभिक्रिया की वैल्यू 10 की पावर ग्रेटर देन 10⁻³ हो, यानी 10⁻³ 10⁻³ से बड़ी हो तो अग्र दिशा में, 10⁻³ से छोटी हो तो पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा में, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये दो चीज अपने को याद रखनी है कि 10⁻³ से बड़ा तो फॉरवर्ड, 10⁻³ से कम तो बैकवर्ड। बस अब यहाँ पे देखो 1000 से बड़ा है, यानी ये वाला आएगा, ये 1000 से बड़ा है तो अग्र दिशा वाला आएगा, तो अभिक्रिया किस में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। और यदि यही पूछ लेता आपको 10⁻³ से छोटा दे देता तो आप किस में जाते, पश्चिम दिशा में चले जाते। ठीक है, अभी अपन क्या दिया हुआ है, 1000 से बड़ा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। अब बात करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 90। ए के 3 मोल बी के 4 मोल को मिलाया जाता है और इस अभिक्रिया के द्वारा सामने आता है। जब सामने आता है तब सी के 1 मोल हो तो अभिक्रिया के लिए सामने विभेदन अल्फा पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नया टाइप का है। आप देखो, सॉरी एक सेकंड, तो देखो a + 4b से 2c + 3d, ए के कितने मोल, 3 मोल, बी के कितने मोल, 4 मोल, और इनसे अभिक्रिया स्टार्ट हो गई। तो मैंने ये देखो, यहाँ पे शुरू में कुछ नहीं होता, t = 0 पे उत्पाद कुछ नहीं होगा। अब देखो अभिक्रिया आगे चलेगी, मान लेते इसका x चला, ये 4 मोल था, और इसमें से यदि इसका 1 मोल पे x जा रहा है, इसके 4 मोल है तो इसके 4x कम होंगे, और इसके कितने बनेंगे, 2x बनेंगे, और इसके कितने बनेंगे, 3x बनेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये बात पता चल रही है कि t = 0 पे हमें दिया हुआ इसका 3 मोल, इसका 4 मोल, हमें पता है t = 0 पे उत्पाद कुछ नहीं होता। अभिक्रिया आगे चली, कुछ टाइम t बाद अभिक्रिया में मान लेते इसके x मोल कम हुए, यदि इसका 1 से x कम हो रहा है तो इसके 4 से कितने कम होंगे, 4x कम होंगे, और कितने बनेंगे, 2x बनेंगे इसके, क्योंकि 2 है स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, और इसका कितना है, 3 है तो 3x बनेंगे। ठीक है, अब हमें पूछा हुआ है कि मोल, जब ये सामने आ गया, यहाँ पे सामने आ गया, तब सी के कितने मोल है, 1 मोल, यानी इसकी वैल्यू, इसकी 2x की वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर है, तो x की बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। हमें ये पता है कि 1/2 मोल टूट रहे हैं, तो विभेदन अल्फा मतलब कितने मोल टूट रहे हैं, ये तो x बता रहा था कि मैंने ये माना कि x मोल टूट रहे हैं, उतनी बन रही आगे, तो x कितने टूट रहे हैं, 1/2 मोल टूट रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। कितना इजी भी क्वेश्चन है और कितना शानदार क्वेश्चन है। आप तो शुरू के मोल देखो, फिर कितना टूट रहा है, x टूट रहा है, x टूट के इतना बन रहा है, ये बन गया। अब हमें इसके मोल दिए हुए, ठीक है, यहाँ से x निकल जाएगी, यानी इतने मोल, 1/2 मोल टूट रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, साम्य वियोजक। तो कितने टूट रहे हैं, 1/2 मोल टूट। उम्मीद करता हूँ ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, सबको समझ में भी आ रहा है। यदि सबको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लगाओ, ताकि हमें पता चले कि भी मोस्टली लोगों को समझ में आ रहा है। यदि किसी के समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में आप हमारे को बताओ कि भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसकी आगे से हम उस वीडियो सॉल्यूशन में उस तरह की हम क्वालिटी लेके आएंगे। यदि आपके समझ में आ रहा हो तो जल्दी से जल्दी हमारे 200 यूट्यूब पे सब्सक्राइब कराओ, ताकि मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे वहां पे आपको क्या कराऊंगा, उसके बाद में कंसेप्ट बनाऊंगा और साथ में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, और फिर आप उनको याद रखोगे तो आपको लगेगा कि आरपीसी अब हमारे
हमारे से दूर नहीं है, हमारे बस की बात है और हम तुरंत आरपीसी के एग्जाम निकाल देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।